बच्चे लास्ट टाइम हमने जो अपना स्ट्रेट लाइन से उसका पूरा इंट्रोडक्शन और हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कर ली थी। डाउट सारे हो गए थे, किसी का उसमें डाउट तो नहीं है, किसी टॉपिक में इशू? स्लोप का कंसेप्ट सबको बहुत अच्छे से आ गया है। अब हमारे पास टॉपिक आता है बच्चे इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर इक्वेशन ऑफ लाइन की मैं बात करूं, तुमने कौन सी क्लास में इक्वेशंस पढ़नी शुरू करी थी? याद करो, 8th क्लास में आ गई थी। 8th क्लास में हमने इक्वेशंस पढ़ी थी, कैसे कैसे थी? अगर हम इक्वेशंस की बात करते हैं, देखो दो तरीके से हमने पढ़ा है। पहला इक्वेशन कैसे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। 8 से शुरू होते हुए 10th पे आते थे हम 2 वेरिएबल्स तक पहुंच गए थे। अगर तुम ध्यान से एक बार रिकॉल लो, तो जब भी हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस पढ़ी हैं, उसकी डिग्री कितनी रही है, हाईएस्ट मैक्सिमम पावर कितनी रही है? हमेशा 1 रही है। x की पावर 1 थी, y की पावर 1 थी। जहां पर भी पावर डबल चली गई, वहां पे वो क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। 3 गई तो क्यूबिक बन गई एंड ऑल। पॉलिनोमियल्स के अंदर हमने 10th क्लास में ऑलरेडी ग्राफ भी समझे थे कि किस तरीके से होते हैं। तो अगर लीनियर इक्वेशन है, मतलब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो x और y की पावर पहली बात तो 1 होनी चाहिए। अब मैं इक्वेशन बनाता कैसे हूं? इक्वेशन का तो सिंपल फंडा होता है भाई, इक्वेट कर दो किसी चीज को। लेकिन यहां पर एक वेरिएबल है तो सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन आ गई, 2 वेरिएबल्स हैं तो एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आ जाएगी। और इक्वेट कैसे करेंगे? जैसे सिंपल पहले यही देख लो। अगर मान लो मेरे पास ये क्या कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने बना दिया, ये हमारे पास आ गया x एक्सिस, ये -x आ गया, इधर y आ गया, इधर -y आ गया मान लो। अब यहां पर अगर मैं x इज इक्वल टू 2 की लाइन ड्रॉ करना चाहता हूं, ये इक्वेशन है कि नहीं? x इज इक्वल टू 2x स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अब x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 मान लो ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे मैं जहां मर्जी, जितनी मर्जी हाइट पे से शुरू करके जितना मर्जी नीचे तक जाता जाऊं, क्या ये डिस्टेंस कभी 2 से चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो x इज इक्वल टू 2 इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं? है ना? तो जब x इज इक्वल टू सर्टेन वैल्यू होगा, या x माइनस a इज इक्वल टू 0 है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत? सिंपल है। इसी तरीके से अगर मैं y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू कुछ भी मैं ऐसे लिखूं, या y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू -5, कोई भी कांस्टेंट होगा अगर इधर, तो हमारे पास क्या होगा? अगर y इज इक्वल टू -5 आ रहा है तो यहां पे कोई लाइन ऐसे बन जाएगी, y इज इक्वल टू 3 आ रहा है तो ऐसे बन जाएगी। हर बार बनेगा क्या? y इज इक्वल टू b के लिए हमारे पास क्या बनेगी? लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ये बनेगी कि नहीं? सिंपल है। तो सबसे पहले तो यही 2 इक्वेशंस हमारे पास बन गई हैं, x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू b, a और b कोई भी वैल्यूज होंगी। और यहां पर हमारे पास जब x इज इक्वल टू सर्टेन वैल्यू होगी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, इसका मतलब वो लाइन हमेशा y एक्सिस के पैरेलल होगी। और अगर y इज इक्वल टू समथिंग है, किसी कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल है, इसका मतलब वो लाइन हमेशा x एक्सिस के पैरेलल होगी। ये वाली बात क्लियर है बच्चा? पैरेलल लाइंस की इक्वेशन समझ में आ गई है। ये कब थी? जब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में। अब अगर हमारे पास 2 वेरिएबल्स में आती हैं, तो याद करो 10th क्लास के अंदर हमने ग्राफ बनाए थे, है ना? तुम गरीबों के बारे में शायद कट गया था सिलेबस से, ग्राफिकल मेथड था। चलो फिर तो ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड जब तुम देखो, उसके अंदर अदरवाइज भी ग्राफ बनाना आता है सबको, वो हम डब्बा डाल के, डब्बा बना के x और y की मनमर्जी से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, x की हर कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू के लिए y की वैल्यूज निकालते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, और उनको हम जोड़ के मतलब पूरा प्लॉट करके ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। अब उसके अंदर जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, उन्हीं से अब मुझे क्या बनाना हो? कुछ कंडीशंस हैं जिनसे मुझे इक्वेशंस फॉर्म करनी है। आज का टॉपिक इक्वेशन ऑफ लाइन। देखो बच्चा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में अब इक्वेशन बनाने के लिए हमें हर बार कोई 2 कंडीशंस चाहिए। हमें क्या चाहिए? कोई 2 कंडीशंस चाहिए। अगर कोई भी 2 कंडीशंस होंगी तो हम इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे किसी एक स्ट्रेट लाइन के। अब वो 2 कंडीशंस क्या हो सकती हैं? हो सकता है 2 इंटरसेप्ट मिल जाए, हो सकता है एक स्लोप मिल जाए और एक इंटरसेप्ट मिल जाए, हो सकता है कि कोई और 2 कंडीशंस हो। वो अब क्या क्या होंगी, वो जैसे जैसे अभी आगे मैं कराता जाऊंगा पता चलता जाएगा। लेकिन कहानी क्या है कि मिनिमम 2 कंडीशंस चाहिए। अगर 2 चीजें हमें गिवन होंगी तो हम इक्वेशन बना लेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले फॉर्मेट से। जब हमारे पास एक पॉइंट गिवन है जहां से हमारी लाइन पास कर रही है और एक स्लोप गिवन है, ठीक है?
तो इसको क्या कहेंगे बच्चा? पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या है ये? पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट का मतलब हुआ हमारे पास x1 और y1 गिवन है, और स्लोप का मतलब m गिवन है, या मुझे थीटा गिवन है, जिससे मैं tan थीटा निकाल कर, जिसको यूज करके मैं tan थीटा निकाल के स्लोप तक पहुंच ही सकता हूं। ये बात समझ रहे हो? या मेरे को डायरेक्ट स्लोप की वैल्यू दे दी जाए, या कुछ ऐसा दिया जाए जिसकी वजह से मैं स्लोप निकाल लूं, तो एक पॉइंट और एक स्लोप मिल गया मुझे। तो इससे जो मेरी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब कैसे बनेगी? देखो, अगर हमारे पास अपनी लाइन x1 y1 से पास कर रही है, अब स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? m इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1। अब यहां पर x1 y1 तो गिवन पॉइंट्स हैं, समझ में आता है, लेकिन ये y और x क्या है बच्चा? y और x हैं स्टैंडर्ड वैल्यूज। याद करो जरा, जब मैंने x माइनस ए इज इक्वल टू 0 लिखा है तो x क्या है? स्टैंडर्ड वैल्यू है वो। तो अगर मैं सिंपल एक इक्वेशन लिखता हूं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, तो यहां x और y क्या है? वेरिएबल्स हैं, सिंपल स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, जिनकी टर्म्स में हमारी इक्वेशन होती है। तो अगर मेरी लाइन कहीं से पास कर रही है, मैं मान लूं कि वो एक्स वाई पॉइंट भी है जहां से वो क्रॉस कर रही है। एक्स और वाई क्या है? वो स्टैंडर्ड पॉइंट्स हैं जो कहीं पर भी लाई कर सकते हैं। समझ रहे हो? ये बेसिकली वेरिएबल्स हैं, तो इनकी तो वैल्यू कुछ भी हो सकती है। हम मान लेते हैं हमारी लाइन x1 y1 से तो पास कर रही है, अलॉन्ग विद दैट x और y से भी पास करती है, तो इन्हीं की टर्म्स में हमें इक्वेशन फॉर्म करानी है। क्लियर है बात? समझ में आई? तो स्लोप का फॉर्मूला दिख गया। स्लोप के लिए यही लिखते हैं, y माइनस y1 ओवर x माइनस x1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, रीअरेंज कर लो, क्या बना? y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। क्लियर है ये? अब इसके लिए y इज इक्वल टू y1 प्लस m टाइम्स x माइनस x1 लिख लो, वरना तो इक्वेशन आ ही चुकी है यहीं पे, इसी को लिख लो बस। इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, वो तो रीअरेंजमेंट है, x1 और y1 और m की वैल्यू डालेंगे, x और y स्टैंडर्ड रहेंगे, मैं इसको लिख सकता हूं इस तरीके से। किसी बच्चे को दिक्कत? मैंने कोई अलग से तो कुछ नहीं किया, हमने क्या किया? सिंपल स्लोप का फॉर्मूला लगाया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया हमारा। ठीक है, नोट डाउन कर लो। ठीक है बच्चा, ये वाला फॉर्मेट समझ में आ गया। ये पहली इक्वेशन हमारे पास आ गई। ये क्या है? पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो जहां एक पॉइंट दे रखा होगा, जहां स्लोप दे रखा होगा, डायरेक्टली इसके अंदर वैल्यू डाल सकते हैं इस वाली इक्वेशन के अंदर, या फिर स्लोप के फॉर्मूले से क्रॉस मल्टीप्लाई। देन एक्स और वाई क्या रहेंगे? स्टैंडर्ड रहेंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है बच्चे टू पॉइंट फॉर्म। अब टू पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या होता है? नाम से समझ में आ रहा है, टू पॉइंट फॉर्म। टू, हाँ जी बेटा। एक्स की टर्म देखो, कुछ नहीं निकालेंगे, एक्स और वाई के लिए कुछ अलग थोड़ी करना है, इसको सॉल्व करो। देखो, y इज इक्वल टू y1 प्लस एम एक्स माइनस एम एक्स वन, तो मैं इस x को इससे ले जाऊंगा ना, y माइनस एम एक्स इज इक्वल टू y1 माइनस एम एक्स वन। अब एक बात बताओ, ये तो सारी कांस्टेंट वैल्यूज हैं, m कांस्टेंट है, तो y और x की टर्म्स में इक्वेशन बन गई कि नहीं? कुछ अलग थोड़ी निकलेगा। हम ये कहें कि x की टर्म में निकाल लो, y की टर्म में निकालो, उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर मेरे पास एक सिंपल इक्वेशन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, क्या वो x प्लस 3y है? वो 3y प्लस x इज इक्वल टू 8 लिख लो, 3y इज इक्वल टू 8 माइनस x लिख लो, x इज इक्वल टू 8 माइनस 3y लिख लो। बात तो एक ही है, मैं सिर्फ उसको क्या कर रहा हूं? इधर उधर घुमा रहा हूं। ठीक है, अब यहाँ क्या है बच्चा? टू पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म नाम से समझ में आ रहा है, दो पॉइंट्स गिवन है, एक पॉइंट है x1 y1 और एक पॉइंट है x2 y2। अब जैसा मैंने बताया था, अगर मुझे इक्वेशन चाहिए तो मुझे कोई दो वैल्यूज तो चाहिए। पहले वाले में पॉइंट और स्लोप था, दूसरे वाले में सिर्फ दो पॉइंट्स हैं, स्लोप नहीं है। तो एक बात बताओ बच्चे, मैं स्लोप निकाल लेता हूं, क्या दिक्कत है? दो पॉइंट्स अगर गिवन है तो मैं यहां से डायरेक्ट स्लोप निकाल लूं, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 लिख सकता हूं, है ना? और यहां से अब इसी स्लोप की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूं, जो पहले वाली आई थी हमारी, क्या थी? y माइनस y1 टाइम इज इक्वल टू m क्या है बेटा? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 होल इनटू x माइनस x1। लिख सकता हूं कि नहीं? ऐसे बन गई इक्वेशन, मुबारक हो। y2 y1 x2 x1 x1 y1 सारी कांस्टेंट है। देखो बच्चा, हमारे पास टू पॉइंट फॉर्म है। टू पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या हुआ? दो पॉइंट्स गिवन है
अगर मुझे इससे इक्वेशन निकालनी है तो मैंने सिंपल क्या किया, दो मेथड है। देखो, अगर मैं मान लो ये बोल रहा हूं कि इन दो पॉइंट्स के साथ साथ एक्स वाई पॉइंट से भी पास कर रही है लाइन, तो मैं क्या करूंगा, अगर मान लो मैंने कहा कि एक एक्स वाई पॉइंट है उससे भी पास कर रही है, तो इनका स्लोप और इनका स्लोप इक्वल होगा। मैं स्लोप का फॉर्मूला लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, तब भी यही बात बनेगी। ठीक है ना? क्या बनेगा, y माइनस वाई वन ओवर एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल, 3 पॉइंट्स के लिए नहीं है, 2 पॉइंट फॉर्म है। एक एक्स वाई तो स्टैंडर्ड पॉइंट होता है ना हमारा, जो लाइन पर कहीं भी लाई कर सकता है। पॉइंट नहीं निकाल रहे हैं बेटा, मेरी बात समझ, हम एक स्टैंडर्ड कंडीशन निकाल रहे हैं। तुम्हें इक्वेशन का मतलब समझ में आता है ना, होती क्या है, एक जर्नलाइज्ड फॉर्म, एक स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसके अंदर अगर मैं एक्स और वाई के मल्टीपल वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करता जाऊं, जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज होंगी एक्स और वाई के, तो हम एक ही लाइन को फॉलो करेंगे ग्राफ के अंदर, एक सर्टेन सेट ऑफ प्रोवाइडेड कंडीशंस, उनके अंदर हर वो पॉइंट उसको सेटिस्फाई करता चलेगा। ऐसा ही होता है, इक्वेशन ऐसी ही बनती है ना। याद करो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जो तुम स्टेटमेंट प्रॉब्लम बनाते थे, उन स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स के अंदर एक कंडीशन दे रखी होती थी, सम ऑफ द टू नंबर्स इज 18 एंड वन नंबर इज 8 टाइम्स लेस देन दी अदर, कुछ ऐसे करके। तो दो कंडीशंस को हम सॉल्व करके फिर एक्स और वाई की वैल्यू निकालते थे। वो तो क्या थे, टू वेरिएबल्स, दो कंडीशंस। अगर मैं सिंपल बिना दो कंडीशंस के एक ही कंडीशन दूं, दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो मल्टीपल पॉइंट्स आ सकते हैं, जो दो कोई ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आ सकते हैं जो कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 को सेटिस्फाई करेंगे, है ना? यही होता था। लेकिन जैसे ही दो वेरिएबल, दो इक्वेशन, तो इंटरसेक्टिंग लाइन, तो यूनिक पॉइंट आता था। ऐसा ही कुछ करते थे हम, है ना? तो वो जो मल्टीपल पॉइंट्स हैं, वो एक्स और वाई की ही तो वैल्यूज होती थी जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 के हिसाब से। अब मैंने कहा ये जो लाइन है, ये इस x1 y1 और x2 y2 से पास हो रही है, तो मैंने एक बीच में एक स्टैंडर्ड पॉइंट रैंडम मान लिया, जो हर एक स्टैंडर्ड वैल्यू को जस्टिफाई कर देगा। ठीक है? अब एक बात बताओ, अगर ये a है, ये b है और ये c है, और ये एक ही लाइन पे है, तो स्लोप ऑफ ए बी मस्ट बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी। तो या तो मैं स्लोप का फॉर्मूला लगा दूं, एक y माइनस वाई वन ओवर एक्स माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन, और ये स्लोप इक्वल होना चाहिए। इक्वेट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। या फिर मैं सिंपल स्लोप की वैल्यू निकाल लेता हूं, वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन, एक पॉइंट आ गया, स्लोप आ गया, पॉइंट स्लोप फॉर्म के अंदर वैल्यू डाल दी, तभी इक्वेशन बन रही है। तो जिस मर्जी तरीके से समझ लो, तो बात समझ में आई है? ये क्या आ गई है, इस टाइम पे दो पॉइंट्स गिवन होंगे तो पॉइंट स्लोप फॉर्म आ गया। मेन कहानी है एक्स और वाई स्टैंडर्ड, बाकी सारी चीजें गिवन है, किसी को दिक्कत है इसमें? इसके बाद हमारे पास आता है बच्चा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब हमें क्या निकालना है, स्लोप इंटरसेप्ट। बेसिकली गिवन है, क्या क्या गिवन होगा, एक स्लोप और एक इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट समझ में आता है सबको, क्या होता है इंटरसेप्ट? क्या होता है बताना बच्चा कोई? हाँ जी, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट बेसिकली है जहां एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर हमारी लाइन टकराती है, काटती है, इंटरसेक्ट करती है, उन्हीं को इंटरसेप्ट कहते हैं, और कुछ नहीं। जहां पर लाइन इंटरसेक्ट करती है उन पॉइंट्स को इंटरसेप्ट कहते हैं। अब इंटरसेप्ट में क्या होगा, हमारे पास है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। जो थर्ड फॉर्म है वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है बच्चा, इसका मतलब क्या हो गया, एक स्लोप गिवन है और एक इंटरसेप्ट गिवन है। अभी मैंने क्या कहा, इंटरसेप्ट क्या हुआ, बेसिकली वो पॉइंट जहां पर हमारी लाइन एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से टकराएगी। अगर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस की बात है तो समझो, मान लो यहां पे लाइन ऐसे जा रही है, तो ये वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है वाई एक्सिस को, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस मान लो c है। ठीक है, ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है, c। तो c क्या आ गया बच्चा मेरे पास, y इंटरसेप्ट। अभी पहले क्या बता रहा हूं मैं, y इंटरसेप्ट जो हमारे पास है वो गिवन है, इंटरसेप्ट। अब एक बात बताओ, अगर y इंटरसेप्ट गिवन है तो कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 0 और c। यही बात हुई, कुछ और थोड़ी है। स्लोप दे रखा है, y इंटरसेप्ट मतलब पॉइंट दे रखा है, तो सेम पॉइंट स्लोप फॉर्म बना के नहीं, यही हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसी के अंदर वैल्यू डाल देते हैं, और तो क्या ही करना है। क्या होगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस एक्स वन, या y इज इक्वल टू mx प्लस c। बना कि नहीं, वेयर c इज y इंटरसेप्ट, m इज स्लोप।
डायरेक्ट इसमें वैल्यू डाल देंगे, है कि नहीं? अब समझ रहे हो, रट्टा नहीं है तो घुमा फिरा के वही काम कर रहे हैं बार बार, वही स्लोप इंटरसेप्ट की तरह यहां निकल गया। अब इसमें अगर y इंटरसेप्ट की जगह मुझे x इंटरसेप्ट गिवन होता, मान लो हमें ये लाइन जब इंटरसेक्ट कर रही है, ये x इंटरसेप्ट गिवन है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन ऑन x एक्सिस, जहां पर ये लाइन इंटरसेक्ट करे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या निकलेंगे? d और 0, है ना? अब हमें क्या गिवन है? एक गिवन है स्लोप m और क्या गिवन है? x इंटरसेप्ट। अब x इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है? d। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत है? अब x इंटरसेप्ट की वैल्यू d है, तो इक्वेशन क्या बनेगी? देखो, y माइनस y1 0 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो क्या बन गया? y इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस d। बन गई कि नहीं? मैंने सिंपल वही पॉइंट स्लो फॉर्म ही लगाई है, कुछ और तो नहीं किया। y माइनस y1 इंटू इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। x1 की वैल्यू d थी, y1 के 0 सब्सटीट्यूट हुई, तो y इज इक्वल टू m x माइनस d। ये हमारे पास क्या बन गई है बच्चा? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जब हमारे पास x इंटरसेप्ट गिवन होता है। किसी को परेशानी है इसमें? ठीक है बच्चे? हाँ जी। डी बेसिकली है क्या? डी वो इंटरसेप्ट है जितने डिस्टेंस पे हमारी लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर टकराती है, एक्स के ऊपर इंटरसेक्ट करती है, तो ऑब्वियस है वो कांस्टेंट रहेगा, एक वैल्यू रहेगी ना वो, तो जैसे कोऑर्डिनेट की वैल्यू वो फिक्स है। सिर्फ वेरिएबल्स क्या है बेटा? एक्स और वाई, बाकी तो एम और डी तो कांस्टेंट रहेंगे हर बार। स्लोप की वैल्यू फिक्स रहेगी, डी की वैल्यू फिक्स रहेगी। अब यहां पे ये लाइन जितना मर्जी ट्रैवल करती जाए, हर पॉइंट पे एम और डी तो फिक्स ही रहने वाले हैं। सिर्फ एक्स और वाई, हर एक इंडिविजुअल पॉइंट को एक्स और वाई रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन डी और एम थोड़ी चेंज हो जाएगा। क्लियर बात है ये? इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है बच्चा सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म, सिंपल इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब अब जहां पर स्लोप नहीं गिवन है, बस इंटरसेप्ट्स गिवन है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों पे टकराने वाले पॉइंट्स। जैसे कि अब हमारे पास है फोर्थ फॉर्म है इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर हमारे पास क्या है बच्चा कि इस तरीके से ये हमारे पास जो ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ में हमारे पास जो लाइन है वो ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को। तो मुझे ये गिवन है कि एक्स एक्सिस पर ये डिस्टेंस है a और वाई एक्सिस पे ओरिजिन से डिस्टेंस है b। ठीक है, ये पॉइंट्स गिवन है। That find the equation of the line which intersect on x-axis at the distance of a from the origin and intersects the y-axis at the distance of b from the origin। अगर इसको ध्यान से समझें तो है तो कुछ भी नहीं है, तो 2 पॉइंट ही है, a0 और 0b। ये 2 पॉइंट फॉर्म ही तो बन गया, है ना? सेम ही बन गया। तो मैं डायरेक्ट 2 पॉइंट फॉर्म की तरह स्लोप निकाल के स्टैंडर्ड वैल्यू में डाल दूं तो क्या दिक्कत है? पहले मैं अगर स्लोप निकाल लेता हूं तो क्या निकलेगा? b माइनस 0 अपॉन 0 माइनस a, दैट इज b बाय a विद नेगेटिव साइन। स्लोप निकल गया हमारे पास, निकला कि नहीं? अब फॉर्मूला क्या था हमारे पास 2 पॉइंट्स का? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, या डायरेक्ट जो फॉर्मूला था y माइनस y1 इज इक्वल टू x2, क्या था? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 टाइम्स x माइनस x1। ये था 2 पॉइंट फॉर्म। अब इसका अगर मैं मान लेता हूं ये मेरे पास x1 y1 पॉइंट है, ये x2 y2 पॉइंट है। जिस मर्जी को y1 और x1 मानना, जिस मर्जी को x2 y2 मानना, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, 1 और 2 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला सेम रहता है। y माइनस y1 की वैल्यू क्या है बेटा? 0 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, क्या आ रहा है y2 माइनस y1? b माइनस 0 अपॉन 0 माइनस a, ऐसा ही, टाइम्स x माइनस x1 क्या है हमारे पास? a। यही बना। तो ये क्या बन रहा है? y इज इक्वल टू माइनस ऑफ b बाई a टाइम्स x माइनस a। क्लियर बात है? ठीक है ना? एक काम करते हैं, y अपॉन b इज इक्वल टू x माइनस a होल अपॉन माइनस a, ऐसे लिख लूं मैं। मैंने क्या किया, इधर b मल्टीप्लाई था, उधर जाके डिवाइड कर लिया, और यहां जो a था बस साथ में लिख लिया। इसको सेपरेटिंग द न्यूमरेटर्स कर लूं तो क्या बन रहा है? x अपॉन a विद नेगेटिव साइन
और यहाँ क्या बन रहा है, +1, यही बन रहा है। इस नेगेटिव साइन वाले को इस साइड भेज दूं तो मेरे पास क्या बन रहा है, ये x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ये बन गई इक्वेशन, ठीक है ना। तो यहां पर a क्या है, सीधा सीधा जो x इंटरसेप्ट है, b क्या है, जो सीधा सीधा y इंटरसेप्ट है। क्लियर बात है, ये हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई। डायरेक्ट वैल्यू डाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। ये डेरिवेशंस नहीं आनी है तुम्हारे पेपर में, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम्हें याद करने में आसानी रहे, कि रट्टा नहीं है कि फालतू में कुछ भी कर रहे हैं। हर किसी का मीनिंग घुमा फिरा के एक ही है भाई, स्लोप की इक्वेशंस को इक्वेट करो एक्स वाई स्टैंडर्ड पॉइंट मान के, तो हमारे पास इक्वेशन फॉर्म होती है। क्लियर है। इसके बाद हमारे पास एक लास्ट फॉर्म आती है बच्चा, नॉर्मल फॉर्म। मे बी लेटेस्ट जो अभी एनसीईआरटी है किसी के पास, तो उसमें देखो शायद ये नॉर्मल फॉर्म नहीं होगी अभी, लेकिन कर लेना, समझ लो इसे भी, कोई नहीं समझ लो फिर भी। देखो नॉर्मल फॉर्म में होता क्या है, इसको डिराइव करके नहीं दिखाता हूं, फिर सीधा समझा देता हूं होता क्या है, बस याद रख लेना। ये हमारे पास है बेटा नॉर्मल फॉर्म। तुम्हें नॉर्मल का मतलब समझ में आता है क्या होता है, जब परपेंडिकुलर होता है, जो लाइन के परपेंडिकुलर होता है उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल। अब यहां पर अपने पास y एक्सिस x एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए। कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर एक हमने लाइन ड्रॉ कर दी रैंडम ऐसे, ये लाइन ड्रॉ हो गई। ये जो भी हमारे पास लाइन है जिसकी इक्वेशन मुझे निकालनी है। अब इस इक्वेशन का हमें कुछ नहीं दे रखा, हमें इस इक्वेशन के बारे में क्या दे रखा है कि इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये है p, और यही जो नॉर्मल है ये x एक्सिस के साथ ओमेगा एंगल बना रहा है। क्लियर है। तो हमें लाइन के बारे में क्या गिवन है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द लाइन इज p and that perpendicular, basically that normal makes the angle omega with the positive direction of x axis in anti-clockwise direction। समझ में आई ये बात। तो इसकी डायरेक्ट इक्वेशन अगर देखो तो क्या होती है, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p। ये लिख लो बच्चों, बस डायग्राम बना के लिख लो। क्लियर है, x cos omega plus y sin omega is equal to p, where p is the perpendicular distance of the line from the origin and omega is the angle which normal makes with the positive direction of x axis in anti-clockwise direction। Sorted है। इसी के साथ हमारे पूरे टॉपिक का इंट्रोडक्शन खत्म हो जाता है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और फिर इसके डाउट्स लेता हूं मैं। बच्चे अपने पास सेकंड एक्सरसाइज है, उसके डाउट शुरू करते हैं। पहली एक्सरसाइज में किसी और के डाउट नहीं बचे, एग्जांपल्स में कोई डाउट नहीं है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कोई डाउट नहीं। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ में डाउट है। फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास देखो बच्चा, क्वेश्चन क्या है अपने पास। पहली बात तो देखो हमारे पास जो जहां एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है उसमें सबसे पहले क्या लिखा है, शायद फर्स्ट टू 8th क्वेश्चन के लिए बोला गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, है ना। जहां एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है वहां पर देखो सबसे पहले यही लिखा हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन एज पर द गिवन कंडीशंस। तो हमारे पास फर्स्ट टू 8th के अंदर अब जो फोर्थ क्वेश्चन है, फर्स्ट टू 8th के लिए इक्वेशन निकालिए। फोर्थ क्वेश्चन में बोला है वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट and with the and inclined with the x axis at an angle of 75 डिग्री। अब इसका मतलब क्या हुआ बेटा, एक पॉइंट दे रखा है कि इस पॉइंट से पास हो रहा है और x एक्सिस के साथ अगर कोई एंगल गिवन है, इसका मतलब स्लोप गिवन है कि नहीं। तो ये कौन सा बनेगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म नहीं बन गया। हमारे पास सीधा सीधा अपने पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए कि एक तो हमारे पास गिवन है पॉइंट 2√3 और जो थीटा है वो कितना गिवन है 75। अब देखो अगर मुझे m दैट इज स्लोप निकालना है तो tan थीटा निकालना पड़ेगा, tan 75। अब tan ऑफ 75 को मैं क्या लिख लूं, 45 प्लस 30 लिख लूं। tan a प्लस b का फॉर्मूला खोल के मैं स्लोप निकाल सकता हूं। अगर मेरे पास स्लोप आ जाएगा तो पॉइंट स्लोप फॉर्म की वैल्यू क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। सिर्फ स्लोप की वैल्यू डालनी है। कोई ऐसा बच्चा है जिसको tan 45 प्लस 30 निकालना नहीं आता, पता है tan a प्लस b का फॉर्मूला बताना भाई क्या रहेगा, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। अब 45 30 की वैल्यू पता है, tan 45 की वैल्यू 1, tan 30 की वैल्यू 1/√3। सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करके क्या निकला बच्चा, 2 प्लस √3। ये हमारे पास स्लोप की वैल्यू आ गई है, तो ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, y माइनस 2√3 इज इक्वल टू 2 प्लस √3 टाइम्स x माइनस 2। ब्रैकेट ओपन करोगे, रीअरेंज करोगे, x और y वाले एक साइड, कांस्टेंट वैल्यू से एक साइड, स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई।
इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। देखो अब जो बच्चा बोल रहा था कि इससे आंसर मैच नहीं कर रहा है, आंसर मैच करने में डिफरेंस क्या आता है, काफी बार हम ये 2+√3 जो हमने निकाला है इसको बुक के अंदर स्लोप निकालते हुए बिना रैशनलाइज किए वाली स्टेप में छोड़ देते हैं। जैसे मैं यहाँ वैल्यू डालूंगा 1+1/√3 1 -1/√3, तो साफ पता चल रहा है कि वो 1+√3 ओवर 1 - √3 या √3 + 1 ओवर √3 - 1 की फॉर्म में। अगर मैं स्लोप की वो वैल्यू डाल दूंगा तो थोड़ा डिफरेंट दिखने वाला आंसर आएगा, गलत नहीं है वो। तो आंसर मैच ना होना और आंसर गलत होना दो अलग चीजें हैं, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज मत हुआ करो, ये ध्यान दिया करो कि तुमने कोई सिली मिस्टेक ना करी हो, बस क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ बच्चा। 12th क्वेश्चन, 4th के बाद 5th 6th 7th 8th किसी का डाउट नहीं, सीधा 12th है। 12th क्वेश्चन में हमारे पास है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। देखो क्या है बच्चा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन that cuts off equal intercept on the coordinate axis and passes through 2,3। क्या बोला गया बच्चा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब क्या हुआ, अगर हम इक्वल इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं तो ए और बी इक्वल है, यही बात हुई कि अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं तो हमारे पास ये वाला डिस्टेंस जो है और ये वाला डिस्टेंस है वो सेम है, ऐसी बात हुई है ना। और इन्होंने बोला है दैट लाइन पासेस थ्रू 2,3, इस पॉइंट से वो लाइन पास कर रही है। अगर वो इस लाइन से पास कर रही है, सबसे पहले एक बात बताओ, अगर मेरे पास इंटरसेप्ट गिवन है, मैं इंटरसेप्ट फॉर्म लगा दूं x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। अब मैंने b की जगह a क्यों लिख दिया, क्योंकि वो इक्वल थे, बिल्कुल ठीक है। एलसीएम लेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू a, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बन गया। अब हमें गिवन है कि ये लाइन 2,3 से पास कर रही है। अगर कोई लाइन किसी पॉइंट से पास करती है, इसका मतलब ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, यही बात होती है ना। तो x की जगह पे 2, y की जगह पे अगर मैं 3 सब्सटीट्यूट कर दूं तो a की वैल्यू 5 आ गई, आई कि नहीं। अब ये वैल्यू वापस से स्टैंडर्ड इक्वेशन में डाल दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। समझ में आई ये बात, क्लियर है। तो जब भी कोई लाइन किसी पॉइंट से अगर पास करती है, इसका मतलब क्या होता है कि वो पॉइंट उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। एक्स और वाई के अंदर वेरिएबल्स के अंदर वो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, जो वहां पे कोई और कांस्टेंट होगा जिसकी वैल्यू निकालनी होगी, वो एक न्यूमेरिकल टर्म्स में निकल के आ जाएगी, ठीक है। और बताओ 13th क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासेस थ्रू 2,2। ध्यान से देखो, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम सी कहानी है, लेकिन डिफरेंस क्या दे दिया है। अब यहां पे इन्होंने बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू 0,2। इस पॉइंट से पास कर रहे हैं 13th क्वेश्चन के अंदर, नहीं सॉरी 2,2 है ना, 2,2 से वो लाइन पास कर रही है एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स हुज सम इज 9, दैट मींस a प्लस बी इज इक्वल टू 9, यही गिवन है। उसमें हमारे पास क्या गिवन था, a इज इक्वल टू b, पहले वाले क्वेश्चन में यहां a प्लस बी की वैल्यू 9 के इक्वल गिवन है, यही है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,2 एंड कट्स ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9, ठीक है। इंटरसेप्ट फॉर्म x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1, ये अपने पास इक्वेशन है। अब एक बात बताओ जरा, मैं b को 9 माइनस a लिख लूं, x बाय a प्लस y बाय 9 माइनस a इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लेते हैं, x टाइम्स 9 माइनस a प्लस y टाइम्स a इज इक्वल टू a टाइम्स 9 माइनस a, ये बन गया, बिल्कुल ठीक है। अब एक काम करते हैं, अगर मुझे a की वैल्यू निकालनी है तो सिंस दिस लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 2,2, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो x की वैल्यू 2, 2 टाइम्स 9 माइनस a, 2 टाइम्स a इज इक्वल टू a टाइम्स 9 माइनस a, ऐसा बन गया। ध्यान से देखो, सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन बन गई है, a की वैल्यू निकाल लोगे, निकल गई, निकालो। 18 माइनस 2a प्लस 2a इज इक्वल टू 9a माइनस a स्क्वायर, ऐसा बन गया बच्चा। 2a कैंसिल आउट हो गए तो हमारे पास क्या निकला, इस साइड लाओ इक्वेशन a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल गई। a की वैल्यू निकालना, जरा सॉल्व करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्या निकल रहा है, a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 3a प्लस 18 इज इक्वल टू 0, a माइनस 6
-3 कॉमन a -6 इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू 3 और 6 आ गई कि नहीं, यही आ गई। तो ये वाली वैल्यूज हम स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इस वाले में डाल दो या इस वाले में डाल दो। अगर मैं a की वैल्यू 3 पुट करता हूं तो b की वैल्यू 6 आ जाएगी, या a की वैल्यू 6 पुट करता हूं तो b की वैल्यू 3 आ जाएगी। डन है, बन गई इक्वेशन। x/3 प्लस y/6 इज इक्वल टू 1 और x/6 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1। क्लियर बात है बच्चा? डन है, सेट ऑफ इक्वेशंस मिल गई हमें। अन्वेषा बच्चा क्लियर है ना? नेक्स्ट बताओ बच्चा 15 से पहले डाउट है बच्चा कोई? 15 से पहले कोई डाउट किसी का नहीं? देखो क्वेश्चन नंबर 15 में है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन मीट्स द पॉइंट -2,9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। क्या बोला है? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट -2,9। बच्चे मेरे पास जो ये क्वेश्चंस हैं ये पुरानी बुक के हिसाब से नंबरिंग है, इसके अंदर पुरानी बुक की पीडीएफ है ये जो है, तो देख लेना एक बार। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर हमारे पास क्या गिवन है? वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जिसके लिए परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन मीट्स इट एट द पॉइंट -2,9। जो ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर बनेगा वो कहां आएगा? -2,9। -2,9 का मतलब x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, यहां कहीं है ना। अब मैं इसको ऐसी एक रैंडम लाइन बना रहा हूं और परपेंडिकुलर के लिए जैसा भी बनेगा, ठीक है, यहां से और यहां से जो हमारे पास एक 90 डिग्री बनेगा ये, तो मान लेते हैं ये वाला पॉइंट कितना बचे? -2,9। क्लियर है? ये हमें गिवन है। अब एक बात समझो, हमें इक्वेशन निकालने के लिए लाइन की कोई दो चीजें चाहिए थी। यहां तो लाइन के बारे में बात ही नहीं करी है, तो परपेंडिकुलर के बारे में बात कर दी। लेकिन एक बात बताओ, अगर परपेंडिकुलर के बारे में बात करी है तो इसका मतलब स्लोप मिल सकता है परपेंडिकुलर का। तो अगर मैं इस परपेंडिकुलर के स्लोप की वैल्यू निकालूं तो उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल से इसका स्लोप आ जाएगा कि नहीं आएगा? अगर मैं यहां पर 0 0 पॉइंट है, ओरिजिन है, तो मैं इसके स्लोप की वैल्यू निकालूं m1, क्या निकलेगा बेटा? 9 - 0 -2, -0 कितना निकला? 9/2 विद नेगेटिव साइन निकल गया। तो ये जो इस वाली अपनी रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप कैसे निकलेगा? दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है तो m2 मस्ट बी इक्वल्स टू -1/m1, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर रहेगा, तो क्या निकलेगा? 2/9 एंड दिस लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट -2,9, है कि नहीं? पॉइंट स्लोप फॉर्म बन गया। हमारे पास क्या क्या आ गया? अरे बच्चा पता चला, स्लोप हमारे पास क्या मिल गया? 2/9, और जो पॉइंट है वो कौन सा आ गया है? -2,9। आया कि नहीं? पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दोगे, अब निकाल दो इक्वेशन, करो। y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। सॉल्व कर लोगे बच्चे? ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई रीअरेंज को तुम कर ही लोगे अब। क्लियर है? नेक्स्ट बताओ बच्चा क्वेश्चन नंबर 17। द ओनर ऑफ अ मिल्क स्टोर। अब इन क्वेश्चंस के अंदर एक चीज समझना बच्चे, ये कुछ है नहीं, ये सिर्फ दिखने में अजीब लगते हैं। बहुत सीधा सा एक तरीका बता रहा हूं, देखो। द ओनर ऑफ द मिल्क स्टोर फाइंड्स दैट he can sell 980 liters of milk each week at ₹14 per liter। क्या बोला है? कि वो 980 लीटर्स 14 पर लीटर के हिसाब से सेल कर सकता है और 1220 लीटर सेल कर सकता है 16 रुपीज पर लीटर के हिसाब से। समझ में आई ये बात? Assuming a linear relationship between selling price and demand, how many liters could he sell weekly at 17 रुपीज पर लीटर? यहां पर क्या बोला गया है कि अगर डिमांड और प्राइस के बीच में एक लीनियर रिलेशन है तो इसका मतलब जो डिमांड है दैट इज 980 लीटर्स एंड जो प्राइस है कोई एक एक्स एक्सिस और एक किसी वाई एक्सिस पे बना सकता हूं, खत्म बात। ये क्या हो गया? 980 और 14 एक कोऑर्डिनेट आ गया, एक्स और वाई। 1220 और 16 एक कोऑर्डिनेट आ गया, x2 y2, x1 y1 x2 y2 निकल गया। 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन बना सकते हैं। हाँ जी, किसी को दिक्कत? यहां पे क्या बन रहा है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 17
तो जो x1 है, मान लेते हैं कि x एक्सिस के अलोंग डिमांड लिख लेते हैं, y एक्सिस के अलोंग प्राइस लिख लेते हैं। तो x एक्सिस के अलोंग जो हमारे पास डिमांड है वो कितनी है बच्चा, कोऑर्डिनेट बनेगा 980 और कितने पे, 14 रुपए पर लीटर। एक पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट आया 12, 20 और 16 रुपए पर लीटर। यही पॉइंट्स है। तो ये 2 पॉइंट फॉर्म से मैं इक्वेशन बना सकता हूं। अब 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन निकल गई है, लेकिन इन्होंने आगे बोला क्या है, हाउ मेनी लीटर्स कुड ही सेल वीकली एट 17 पर लीटर। मतलब मुझे इक्वेशन बनने के बाद x की वैल्यू निकालनी है जब y की वैल्यू 17 गिवन है। सिंपल है। लीनियर इक्वेशन बनने के बाद y की 17 वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग x की वैल्यू निकल जाएगी कि नहीं? बात समझ में आई है ना? ये सिंपल सी कर लोगे? पक्का पता चल गया क्या करना है तभी तक? ठीक है ना। 2 पॉइंट फॉर्म लगा के पहले इक्वेशन बना लेते हैं, उस इक्वेशन के अंदर y की वैल्यू 17 डाल देना, x की वैल्यू निकल आएगी। सॉर्टेड है। नेक्स्ट बताओ बच्चा। 18th है, इफ पॉइंट P, देखो P हमारे पास क्या गिवन है बेटा, PAB इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सेस, शो दैट इक्वेशन ऑफ द लाइन इज x by a plus y by b is equal to 2। क्या बोला है, AB जो है वो मिड पॉइंट है एक लाइन सेगमेंट का बिटवीन द एक्सेस। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास अगर एक इस तरीके से एक लाइन जा रही है, मान लेते हैं यहां पे कहीं, ठीक है, और इसका मिड पॉइंट क्या है बेटा, मिड पॉइंट गिवन है a, b उस लाइन का, ठीक है। अब एक बात बताओ, मान लो इसका मैं कोऑर्डिनेट क्या मान लेता हूं यहां पे x, 0, ठीक है, या एक काम करते हैं h, 0 मान लो फिलहाल, और ये मान लो 0, k मान सकता हूं, बिल्कुल ठीक है। अब एक बात बताओ जरा, अगर ये मिड पॉइंट है a, तो a की वैल्यू कैसे निकलेगी, h plus 0/2 निकलेगी कि नहीं, और h की वैल्यू 2a निकल गई। तो ये मेरे पास पॉइंट 2a, 0, या मैं ये कहूं कि सीधी वैल्यू इसकी 2a निकल गई कि नहीं, x इंटरसेप्ट की। अब सिमिलरली अगर ये मिड पॉइंट है b कैसे निकलेगा, k plus 0/2 है ना, k plus 0/2 मस्ट बी इक्वल्स टू b, तो k की वैल्यू 2b आ गई, तो ये इंटरसेप्ट कितना निकल गया, 2b की वैल्यू निकल गई। अब इसका मतलब क्या हो गया भाई, इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई है। तो सीधा सीधा या 2 पॉइंट फॉर्म की तरह ट्रीट कर लो या इंटरसेप्ट फॉर्म की तरह कर लो। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, x/2a प्लस y/2b इज इक्वल टू 1, 2 कॉमन लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 2। दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव। यही रिक्वायर्ड था। देखो जरा, क्लियर है, सिंपल। नेक्स्ट बताओ, 19th क्वेश्चन, इफ पॉइंट R with the coordinate h and k divides a line segment between the axis in 1:2, find the equation of the line। देखो सेम ही तरीके का क्वेश्चन है, फर्क क्या है, इस वाले क्वेश्चन में मिड पॉइंट गिवन था, अब जो हमारा क्वेश्चन है उसमें इन्होंने क्या बोला है, किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अगर हमारे पास रेशियो में डिवाइड करता है, इसका मतलब क्या होता है, कौन सा फॉर्मूला लगाएं बच्चा, सेक्शन फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला भी तो अल्टीमेटली होता तो सेक्शन फॉर्मूला ही है, उसी का स्पेशल केस होता है ना। तो यहां पर इन्होंने बोला है पॉइंट आर जो है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, इसको आर बना लेते हैं, और ये क्या है, एच एंड के, इनके नाम कुछ और रख लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं a0, इसका नाम रख लेते हैं 0, b। क्वेश्चन नंबर 19 यही है। और h के किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है बेटा, 1:2 में। पॉइंट r जो r है h के डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सेस इन द रेशियो 1, 2। तो ये 1:2 में उसे डिवाइड करना है। क्लियर बात है। तो हमें उसके बाद क्या करना है, इक्वेशन निकालनी है। तो एक बात बताओ जरा, फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या था, h के लिए क्या आएगा, m1x2 a into 1 plus m2x1 that is 0 whole divided by m1 plus m2 आना चाहिए ये। तो h is equal to a/3 है ना, सिंपल सेक्शन फॉर्मूला लगाया, कुछ और नहीं। ऐसे ही अगर मैं k की वैल्यू निकालूं, k क्या निकलेगा, m1 y1 सॉरी m1 into y2 0 plus m2 into y1 2b होल डिवाइडेड बाय m1 plus m2। बिल्कुल ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला ऐसे ही निकलेगा। कैलकुलेशन चेक करते रहना बच्चा। 2b/3
निकला कि नहीं? अब एक बात बताओ, एच और के पॉइंट्स आ गए मेरे पास, क्या क्या निकल गए? एच और के की जो वैल्यूज निकली हैं, अगर मैं यहां से एक काम करूं, मैंने क्या किया, ए की वैल्यू निकालूं तो कितना निकल गया 3h, बी की वैल्यू निकालूं तो कितना निकलेगा 3/2 निकल गया ए और बी की वैल्यू। ए का मतलब क्या हुआ, एक्स इंटरसेप्ट, वो कितना है 3h, बी का मतलब क्या हुआ वाई इंटरसेप्ट 3k/2, 2 पॉइंट उसमें इंटरसेप्ट फॉर्म में डाल दें सीधा सीधा, x/3h प्लस y/3k/2, इस 2 को मैं ऊपर लिख लेता हूँ इज इक्वल टू 1, x/h प्लस 2y/k इज इक्वल टू, इक्वेशन बन गई। किसी को दिक्कत? ठीक बात है। नेक्स्ट बताओ बच्चा, क्वेश्चन नंबर 20th। By using the concept of equation of line, prove that 3 points are collinear। अब देखो बेटा, यहां पे हमें क्या बोला गया है कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं इनको कोलिनियर प्रूव करना है। अगर मुझे इन 3 पॉइंट्स को कोलिनियर करना है तो कोलिनियर का मतलब क्या होता है, जब देखो 2-3 तरीके हैं, एक तो होता है कोलिनियर प्रूव करने के लिए स्लोप इक्वल कर दो, इस पॉइंट का ए बी और सी, ए बी और बी सी का स्लोप इक्वल होगा, पर इन्होंने बोला बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन। तो एक काम करते हैं ना, ए और बी को यूज करके इक्वेशन बना लेते हैं, बी और सी को यूज करके इक्वेशन बना लेते हैं, डन है, सेम इक्वेशन बनेगी। एक और मेथड, सेम इक्वेशन बनेगी, ए और बी से बनने वाला 2 पॉइंट फॉर्म, बी और सी से बनने वाली 2 पॉइंट फॉर्म, सेम आंसर आएगा। एक और तरीका, ए और बी से जो इक्वेशन बनेगी उसमें 8 और 2 ये सी वाले कोऑर्डिनेट्स डाल के देख लो, एलएचएस और आरएचएस अगर इक्वल आ गए, दैट मींस ये पॉइंट इस इक्वेशन पर लाई कर रहा है कि नहीं, उस लाइन पे लाई कर रहा होगा, हेंस ऑल द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो जिस मर्जी मेथड से कर लेना। हाँ जी जो आपने 2 पॉइंट फॉर्मूला करा था, ठीक है, हाँ वो दोनों सेम है, जैसे हाँ हाँ वो, पर उसमें 3 पॉइंट्स कहां से डालोगे, 2 पॉइंट फॉर्म लगाई ना पहले, 2 पॉइंट फॉर्म से एक इक्वेशन बनाई, 2 पॉइंट फॉर्म से बनाया, ए और बी को यूज करके इक्वेशन बना ली, और फिर सी वाले का क्या किया, सी वाले को x और y की जगह किस जगह सब्स्टिट्यूट करा और एलएचएस और आरएचएस इक्वल हो गए होंगे। तो वही तो मैंने अब सेकंड टाइप बताया, यही था ना हमारे पास 2 तरीके करने के लिए। मैंने क्या बोला, ए बी से 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन बनाओ, बी सी से 2 पॉइंट फॉर्म की इक्वेशन बनाओ, दोनों इक्वेशन सेम आएंगी। ठीक है, इसका मतलब ये एक लाइन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। या फिर मैं किसी कोई 2 पॉइंट से इक्वेशन बना लूं और तीसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स उस इक्वेशन में डाल दूं, जो एक्स और वाई की वैल्यू डाली, तो एलएचएस और आरएचएस अगर इक्वल आ गए, दैट मींस दैट पॉइंट लाई ऑन दैट लाइन ओनली, तो कोलिनियर हो गया। क्लियर बात है बच्चे? इसी के साथ हमारी ये पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। ठीक है, फिर हमारे पास आती है जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, ये नेक्स्ट क्लास में करें।